साथियों, आप हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और हिंदी के इस अभ्यास प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्नों में व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विलोम शब्द, एकल शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, कार्यालय शब्दावली के साथ ही और भी कई बिंदु शामिल किए गए हैं। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करना है और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे: धरती, हल्दी, मोर, लोह और कोकिल। और इनमें से तत्सम शब्दों के कर्माक्षर कौन से हैं, कि इनमें से तत्सम शब्द हैं वो कौन से हैं, वो हमारे को अलग करने हैं इनमें से। तो इसमें जो तत्सम शब्द हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो जो लोह है वो तत्सम है और कोकिल है वो इनमें तत्सम है। द और ये है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। लोह है उसका तद्भव हो जाएगा लोहा, और कोकिल का तद्भव है वो कोयल हो जाएगा। बाकी जो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं ए, बे और से, इसमें जो ये तीनों शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं, जबकि इनके तत्सम शब्द हैं। धरती का तत्सम शब्द धरित्री हो जाएगा और हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा हो जाएगा और मोर का जो तत्सम शब्द है वो मयूर हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर सवाल में नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। उसके बाद में आगे के 3 नंबर प्रश्न में जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हमारे को एकल शब्द है वो बताना है। इसमें अंतर्वेदी, अंतर्ज्ञानी, अंतर्यामी और अंतर्भाव। तो जो सबके मन की बात जो है वो जानता हो उसको हम अंतर्यामी के नाम से पुकारते हैं। फिर 4 नंबर के सवाल में वेदोक्त का सही संधि रूप होगा। हमारे को सही संधि पूछी है। तो इसमें वेदोक्त, वेदोक्त और वेदोक्त और वेदुक्त। तो इसमें जो सही संधि होगा वो 4 नंबर के प्रश्न की वो वेदोक्त होगी। तो 4 नंबर के प्रश्न में 3 नंबर विकल्प है वो इसका आंसर होगा। 5 नंबर के सवाल में समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा समास है जो समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता हो, उसका हमारे को नाम बताना है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। तो इसमें जो 4 नंबर विकल्प है, कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। और कर्मधारय समास है उसके अंतर्गत ही विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान जैसी विशेषताएं हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत समाहित होती हैं। 6 नंबर के सवाल में पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया है उसके अंतर किसी की प्रेरणा के अंतर्गत कोई काम है वो होता है। जगना, बोलना, सुलाना और भूलना। तो इसमें जो सुलाना है वो किसी की प्रेरणा से हो रहा है। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 7 नंबर के सवाल में कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक का हमारे को विलोम शब्द देखना है। अमा, तम, ज्योत्सना और दीप्ति। तो आलोक प्रकाश है तो तम है वो अंधेरा हो जाएगा। 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 8 नंबर के सवाल में इनमें से एक शब्द शुद्ध है वह कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित वो अलग अलग प्रकार के विकल्पों में जो अनुग्रहित शब्द है उसमें अशुद्धियाँ दिखा रखी है। हमारे को शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। तो इसमें विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका उत्तर होगा। अनुग्रहित शब्द है ये इसका उत्तर होगा। 9 नंबर के सवाल में खेचर, द्विज, पतंग किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पुष्प, मोर, पक्षी और अश्व। तो इसमें खेचर जो खे में विचरण करने वाला, खे आसमान को कहते हैं तो उसमें विचरण करने वाला, द्विज 2 बार जो जन्म लेने वाला, और पतंग, इनमें ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब के सब पर्यायवाची हैं पक्षी के। 9 नंबर के सवाल में 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार वो इसको देख रहे हैं चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। 10 नंबर के सवाल में देखें, राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो एक वाक्य दे रखा और उसमें हमारे को पूछा है कि प्रकार ये किस प्रकार का है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है और यह वाक्य है वो जो से जुड़ा हुआ है। तो इसमें यह मिश्र वाक्य है उससे होगा। 2 वाक्य दे रहे हैं उनमें से दोनों वाक्यों को के बीच में कुछ शब्द लगाकर उनको जोड़ा गया है। तो इसमें
मिश्र वाक्य के अंतर्गत यह वाक्य माना जाएगा। 11 नंबर के सवाल में पूछा है कि सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है। सारंग के अनेकार्थक शब्द हमारे को पूछे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? चंद्रमा, जत्ता, असत्य, भोरा, हाथी, विष, चूना, चंद्रमा, चंद्रमा, भोरा, रत्ती, किरड़िया और चाबुक, और चंद्रमा, हाथी, भोरा और कोयल। तो इसमें 11 नंबर के सवाल में 4 नंबर विकल्प है, चंद्रमा, हाथी, भोरा और कोयल है, वो इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये सारंग शब्द है वो इन चारों शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। 12 नंबर के सवाल में निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? कि एक ऐसा हमारे को पद बताना है जो उसमें इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। तो पैतृक सब, इसमें पैतृक है, पक्षिक है, सामाजिक है, देविक है। तो इसमें 1 नंबर विकल्प है जो पक्षिक है वो इक प्रत्यय से नहीं बना है, क्योंकि पक्ष प्लस इक से बनते ही ये शब्द पाक्षिक हो जाएगा, इसलिए इसमें ये गलती है। बाकी पैतृक है वो पितृ प्लस इक से बना है, सामाजिक समाज प्लस इक से, और देविक देव प्लस इक से बना है। तो 1 नंबर विकल्प है वो इसका 12 नंबर सवाल का उत्तर होगा। 13 नंबर के सवाल में पूछा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हाथ कंगन को आरसी क्या? तो आगे इसका अर्थ दिया है कि स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं। सावन हरे न भादो सूखे, हमेशा एक सा रहना। 3 नंबर के विकल्प में नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, और चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है। तो इसमें जो अपराधी सदैव चिंतित रहता है उसके लिए ये 4 नंबर जो विकल्प है ये इसमें गलत है, क्योंकि अपराधी सदैव चिंतित रहता है वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इसलिए ये जो लोकोक्ति है ये गलत है इसमें। फिर आगे के 14 नंबर के सवाल में कौन सा विकल्प है सुमेलित है? कोरम, हमारे को कुछ टेक्निकल शब्दावली दी गई है और कार्यालय शब्दावली में हमारे से पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो असुमेलित है। तो कोरम गणपूर्ति और हाइपोथिकेशन परिकल्पना, इन कैमरा, बंद कमरे में और डीड विल्लेख। तो इसमें कोरम है वो गणपूर्ति होता है, ये सही है। इन कैमरा, बंद कमरे में, ये भी सही है, और डीड विल्लेख ये भी इसमें सही है। और हाइपोथिकेशन है ये दृष्टि बाधित होता है या गिरवी होता, इसका अर्थ होता है। तो इसमें ये 2 नंबर विकल्प है वो 14 नंबर सवाल का उत्तर होगा, ये असुमेलित है इसमें। 15 नंबर के सवाल में पूछा है कि हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है। हेतु हेतुमत भूत है जो वाक्य होता है उसका कौन सा ऐसा उदाहरण है? तो हेतु हेतुमत भूत के वाक्य के अंतर्गत हमारे को किसी प्रकार की शर्त दी हुई होती है, तो उसका हमारे को देखना है कि वो इनमें से कौन सा वाक्य उसका सटीक उदाहरण बैठ रहा है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठा ही है, बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है वो इसमें हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण है, और समय पर अगर चलते तो गाड़ी मिल जाती, यही इसका उत्तर है। 16 नंबर के सवाल में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारे को शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है और भक्ति काल स्वर्ण युग है। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इसमें एकदम सटीक बैठ रहा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वो माना जाता है। हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी। तो हर काम में देर करने वाला ऐसा वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो दीर्घसूत्री होगा। 18 नंबर के सवाल में पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो पवित्र शब्द का हमारे को संधि विच्छेद करना है। विकल्पों में दिया है पौ प्लस इत्र, पवि प्लस त्रय, पो प्लस इत्र और पा प्लस इत्र। तो पो प्लस इत्र है वो इसका संधि विच्छेद होगा, क्योंकि इसमें अयादि संधि के नियम है वो लागू हो रहे हैं। फिर आगे है अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द है उसमें उपसर्ग हमारे को बताना है। तो इसमें अति, ए, अत्य और अत विकल्पों में दे रखे हैं। तो अत्यंत शब्द में जो उपसर्ग है वो अति शब्द होगा। अति प्लस अंत इसका जो वैसे अगर विच्छेद करें तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें उपसर्ग देखें तो अति उपसर्ग इसमें होगा। फिर 20 नंबर के सवाल में जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ पर शर्त ये दे रखी है कि आदि में,
आदि का अगर विलोम देखें तो अंत होता है, तो आदि इसमें प्रारंभ हो गया। तो प्रारंभ में जो शब्द जोड़कर जो किसी शब्दांतों की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि। तो इसमें उनको उपसर्ग कहते हैं। 21 नंबर के सवाल में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, स्वर, व्यंजन और शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। 1 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 22 नंबर के सवाल में पूछा है कि आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। आत्मन प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद और आत्मानंद और आत्म प्लस आनंद। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा, आत्मा प्लस आनंद। और इसमें दीर्घ संधि का नियम है वो लागू हो रहा है। फिर 23 नंबर के सवाल में पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। कि पूर्व में अगर कोई पत्र भेजा है और उसकी फिर से अगर कोई याद दिलाई जाए या उसको एक तरह से यानी कि बोला जाए कि रिमाइंडर करवाया जाए किसी को, तो उस पत्र को क्या कहते हैं? तो निविदा, विज्ञप्ति, परिपत्र और अनुस्मारक। तो इसमें अनुस्मारक है वो इसका उत्तर होगा। 24 नंबर के सवाल में किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। किसी टूटी फूटी इमारत और उस बस्ती का बचा हुआ जो अंश है उसके लिए हम एक शब्द है वो कौन सा प्रयुक्त करेंगे? खंडिताकार, भग्नावशेष, भग्न, खंडित। तो इसमें भग्नावशेष है वो किसी टूटी फूटी इमारत का जो बचा हुआ अवशेष है उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। 25 नंबर के सवाल में एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक राह पर दो लोग साथ होना, एक साथ दो दोस्त और समय पर कार्य करना। तो इससे एक पंथ दो काज से एक प्रयत्न से दो काम हो जाना इसका सही उत्तर होगा। 26 नंबर के सवाल में किस सामासिक शब्द का विग्रह सही नहीं है? इनमें से जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से एक ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें सामासिक विग्रह है वो सही नहीं हुआ है। आशातीत, आशा को अतीत करके त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, दही बड़ा, दही और बड़ा, चंद्रमुख, चंद्रसरी का मुख। तो इसमें आशातीत है, इसमें भी जो समास विग्रह है वो सही हुआ है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, ये भी सही हुआ है। और चंद्रमुख, चंद्रसरी का मुख, चंद्रमा के समान जो मुख है ये भी इसमें सही हुआ है। लेकिन जो दही बड़ा है उसमें दही में डूबा हुआ बड़ा, ऐसे उसका सामासिक विग्रह है वो होगा। इसलिए 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 27 नंबर के सवाल में हमारे से पूछा है, एक बार फिर से कार्यालय शब्दावली दी है और उसका अर्थ पूछा है। एक्सपेरेट जजमेंट का हिंदी पारिभाषिक है। एक पक्षीय निर्णय, अन्य पक्षीय निर्णय, उभय पक्षीय निर्णय और बहुपक्षीय निर्णय। तो एक्सपेरेट जजमेंट का जो अर्थ है वो एक पक्षीय निर्णय है वो होगा। विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर होगा। 28 नंबर के सवाल में किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? हमारे को ये बताना है कि इन शब्दों में से जो सही संधि विच्छेद है वो कौन से शब्दों में हुआ है। अभी प्लस इष्ट, तम प्लस लीन, इति प्लस आदि और आ प्लस छादन। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो अभी प्लस इष्ट में हुआ है। बाकी इन तीनों में गलती ये है कि जो तल्लीन है उसमें तम नहीं तत् होगा और नीचे हलंत लगेगा। इत्यादि में इति, ई और ती प्लस आदि होगा, तो ये गलती है इसमें। और आच्छादन में आके आगे है वो विसर्ग लगेंगे, 2 बिंदु हैं वो लगेंगी विसर्ग रूपी, और ये इसमें ये गलती है। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो विकल्प नंबर 1 में हुई है। फिर है श्रवण। श्रवण और शर्मण शब्द का युग्म अर्थ है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ बताना है कि वो कौन से इन विकल्पों में सही उनका अर्थ है वो सटीक है। कान, घूमना, संन्यास, वैराग्य, सुनना, बोध, सन्यासी और कान सुनना। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना और शर्मण का अर्थ होता है बोध, सन्यासी। तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 30 नंबर के सवाल में किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? विकल्पों में शब्द दे रखे हैं लेकिन शर्त ये पूछी है कि सभी शब्द हैं वो पर्वत के पर्यायवाची होने चाहिए। नंबर 1 में गिरि, अचल, अस्म, भूदर, सेल, अद्रि, अचल, नग, नग, अस्म, अचल, भूदर। चौथे विकल्प में अद्रि, अचल, गिरि और प्रस्तर। तो इसमें जो सही विकल्प है वो 2 नंबर है। इसमें सेल, अद्रि, अचल और नग हैं, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। बाकी तीनों जो विकल्प हैं उसमें जो अस्म दे रखा है पहले विकल्प में, अस्म पत्थर को कहते हैं, तो इसलिए ये इसमें अलग हो गया। फिर
3 नंबर विकल्प में भी अस्म दे रखा है, तो ये भी फत्तर का पर्यायवाची है, तो ये इसमें सटीक नहीं बैठ रहा है। और 4 नंबर विकल्प में प्रस्तर है, ये भी फत्तर का पर्यायवाची है, तो ये भी इसमें सही नहीं है। तो इसके कारण इन तीनों विकल्पों में फत्तर के पर्यायवाची आ जाने के कारण ये जो पर्यायवाची है सही नहीं है, बाकी 2 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। 31 नंबर के सवाल में निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कि एक ऐसे वाक्य का चयन करना है जो सही शुद्ध है। नंबर 1 विकल्प में उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 32 नंबर के सवाल में अंतेवासी का क्या अर्थ होता है? अंतेवासी किसे कहते हैं? कहने का अर्थ ये है कि हमारे को इनमें से बताना है। अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य है उसको अंतेवासी के नाम से पुकारते हैं। फिर 33 नंबर के सवाल में प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रोन्नति शब्द हमारे को दे रखा है और उसमें हमारे को उपसर्ग पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रह, प्रन, प्रो और प्रह। तो इसमें जो विकल्प 4 है वो इसका उत्तर होगा, प्रह प्लस उन्नति होगा, तो इसमें प्रह उपसर्ग हो जाएगा। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह 34 नंबर के सवाल में पूछा है, तो रातों रात शब्द का सही समास विग्रह बताना है। रात ही रात में, रात से रात तक, रातों रात और रात में रात। तो रात ही रात में इसका सही समास विग्रह है वो होगा। 35 नंबर के सवाल में अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है, कि अंक शब्द है उसके कौन कौन से इनमें से अनेकार्थक हैं। एक ऐसे विकल्प का हमारे को चयन करना है। नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित कपड़ा, गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य संख्या, गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण, और संख्या, भाग्य, गिनती के अंक, कपड़ा। तो इसमें जो सही है वो 2 नंबर विकल्प है, वो इसका सही उत्तर है। गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या है, उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो अंक होगा। 36 नंबर के सवाल में निम्न में से भीति और भीति शब्द का युगम सही अर्थ भेद है। डर दीवार, आकाश दीवार, भय धरती, नौकर और डर। जो भीति है और भीति है उसमें विकल्प 1 है वो इसका उत्तर होगा। भीति का अर्थ होता है शुरू वाले का डर और दूसरे वाले भीति का अर्थ होता है दीवार। 37 नंबर के सवाल में पूछा है कि सर्प का पर्यायवाची है केसी, शार्दूल, पनंग और जातरूप। तो इसमें जो पनंग है वो सर्प का पर्यायवाची है, केसी है वो शेर का पर्यायवाची है, शार्दूल भी शेर का पर्यायवाची है, जबकि जातरूप है वो सोने का पर्यायवाची है, गोल्ड का पर्यायवाची है। फिर 38 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द हमारे को पूछा है, तो विकल्प 1 में पौवार्त्य, पूर्ववर्ती, परवर्ती और प्राच्य। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द है वो पौवार्त्य होगा, 1 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। फिर 39 नंबर के सवाल में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वह बस जयपुर जाएगी, ये मेरी प्रिय पुस्तक है, वे 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो। तो इसमें जो सार्वनामिक विशेषण है वो प्रयुक्त हुआ है विकल्प नंबर 1 में, वह बस जयपुर जाएगी। 40 नंबर के सवाल में पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, कि जो जातिवाचक संज्ञा है मूलतः है लेकिन उसका जो प्रयोग है वो भाववाचक संज्ञा में हुआ है। इन शब्द का हमारे को चयन करना है। पशुता, एकता, वीरता और निकटता। तो इसमें जो विकल्प 1 है वो इसका उत्तर होगा। पशु से, जो पशु है उससे पशुता बना है, यानी कि पशु एक जातिवाचक संज्ञा है और उससे जैसे ही पशुता शब्द बना तो वो भाववाचक संज्ञा में शामिल हो गया। फिर 41 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से एकर्मक क्रिया है। पढ़ना, खरीदना, देखना और रोना। इसमें पढ़ना है वो सकर्मक है, खरीदना भी सकर्मक और देखना भी सकर्मक है, लेकिन रोना है वो अकर्मक है, इसलिए 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर है निम्न में से एक शब्द शुद्ध है वह कौन सा है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है वो हमारे को बताना है। कुटुंब नामक शब्द दे रखा है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो 4 नंबर विकल्प है, कुटुंब शब्द है वो इसका उत्तर होगा। 43 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक ऐसे वाक्य का चयन करना है जो इनमें से शुद्ध है। स्कूल खुलने से प्रवेश लिया जाता है, स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, स्कूल के
खुलते ही प्रवेश लिया जाता है और स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। 44 नंबर के सवाल में गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। नदियों के बदलने पर नाम बदल देना, परिवर्तनशील होना, जहाँ स्नान करो उसी नदी का नाम रख लेना, अवसरवादी होना। तो 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा, अवसरवादी होना। अवसरवादी व्यक्ति होते हैं उनके लिए विशेष तौर से गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का प्रयोग है वो करते हैं। 45 नंबर के सवाल में इनिटेल्स शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है, हस्ताक्षर, लघु हस्ताक्षर, प्रारंभिक और मूल। तो इनिटेल्स शब्द है वो लघु हस्ताक्षर के लिए प्रयुक्त करते हैं। 46 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमारे को शुद्ध वर्तनी है उसका इन शब्दों में से चयन करना है। अस्पृश्यता शब्द दे रखा है और उसमें से कौन सा शब्द है वो सटीक है। तो इसमें 2 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। साथियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी जो व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। ऐसा कोई भी जो बिंदु है वो मैंने छोड़ा नहीं है और प्रश्न पत्र को काफ़ी स्तरीय बनाने का पूरा प्रयास है वो किया है। और आपको इस प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो किस तरह का लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसे बताएंगे। 47 नंबर के सवाल में पूछा है कि मंद का विलोम शब्द क्या है, शीघ्र, त्वरित, सुस्त और द्रुत। तो मंद है उसका जो विलोम होगा वो त्वरित होगा, ये 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। शीघ्र है उसका विलोम शब्द है वो विलंब होता है और सुस्त है उसका विलोम शब्द चुस्त होगा और जो द्रुत है उसका विलोम शब्द मंत्र होगा। 48 नंबर के विकल्प में किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, कि कौन से ऐसे शब्द विकल्प में कौन से ऐसे शब्द हैं जो सभी विदेशी हैं। तो चापलूस आदमी, कारीगर, किवाड़, गिलास, पकवान और चश्मा खांसी। तो इसमें चापलूस और आदमी हैं, 1 नंबर विकल्प है ये अरबी भाषा के शब्द हैं और ये दोनों विदेशी मूल के शब्द हैं, इसलिए विकल्प 1 है वो इसका उत्तर होगा। 49 नंबर के सवाल में किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात है उसका प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं हुआ है। निपात का प्रयोग हम किसी वाक्य के अंतर्गत उसी जगह पर करते हैं जहाँ पर किसी शब्द पर हमारे को जोर देना होता हो, वहाँ पर हम निपात शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे तो हमारे को बताना है कि किस वाक्य में वो निपात का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। मैं उसे जानता तक नहीं, बोतल में पानी भर दो, वह कल ही चला जाएगा और मैं भी साथ जाऊंगा। तो इसमें 2 नंबर विकल्प है उसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी देखना, मैं उसे जानता तक नहीं, तो ये निपात इसमें प्रयुक्त हुआ है। बाकी 3 नंबर विकल्प में वह कल ही, इसमें ही शब्द प्रयोग हुआ है निपात के रूप में। और 4 नंबर विकल्प में मैं भी, इसमें जोर दिया गया है, मैं भी साथ जाऊंगा। तो इन तीनों विकल्पों में तो निपात का प्रयोग हुआ है, बाकी 2 नंबर विकल्प है उसमें निपात का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। 50 नंबर के सवाल में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो वाक्य दिए हुए हैं छोटे छोटे और उसमें दूसरे शब्द दिए गए हैं उनके, कि कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक, वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए सदावर्त, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा सोच विचार, अन्य मनस्क। तो इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक ये तो सही है, वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए सदावर्त ये भी सही है, और बिना पलक झपकाए निर्निमेष ये भी सही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो 4 नंबर विकल्प नहीं है। अन्य मनस्क शब्द है उनके लिए प्रयुक्त करते हैं जिसका मन कहीं पर अन्य जगह पर लगा हुआ हो, उसके लिए अन्य मनस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह है साथियों, ये आपके व्याकरण के 50 प्रश्न हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी जो आने वाले वीडियो हैं वो काफ़ी स्तरीय हों और आपकी परीक्षा के बिल्कुल अनुकूल हों, और उसमें इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाएं ताकि जो परीक्षाओं में भी वो प्रश्न हैं वो शामिल हो सकें। तो बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।